और डेली प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। चलिए शुरुआत करूंगा पहले प्रश्न के साथ, आपके साथ में प्रश्न के साथ साथ आपकी पूरी पेडागोजी भी चलेगी, इसलिए प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम वैन हिले के डायग्राम साथ साथ में पूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, देख लेना आप लोग। इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश को मैं हिंदी में बताते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना है। चलिए पहला जो सिद्धांत है वो अपन लोग देख लेंगे, स्टार्ट करेंगे आपके साथ हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मतलब क्या कि आपके उद्देश्य क्या हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं वो देखिए आप लोग। पहली प्रश्न पूछता है कि गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं। मैथमेटिक्स ऑफ चाइल्ड्स, आप लोग इसको हिंदी में लिखेंगे उद्देश्य। क्या लिखेंगे मेरे मित्रों? उद्देश्य। मैथमेटिक्स मतलब गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, लिखेंगे आप लोग मैथमेटिशियन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। पहला उद्देश्य ये है कि मैथ्स पढ़ाने का, गणित पढ़ाने का पहला उद्देश्य ये है कि बच्चे गणित से रूबरू हों, गणित की विषय शैली को जानें और गणित को एंजॉय करें। गणित को एंजॉय करें मतलब गणित के साथ खेलें। दूसरा, मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, साथ साथ में गणित को बच्चों के दैनिक जीवन के साथ, दैनिक अनुभवों के साथ जोड़ना, दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एमंग द चिल्ड्रन, और साथ साथ में बच्चों के अंदर क्या विकसित करना, तार्किक क्षमता विकसित करना। दूसरा आप लिखेंगे तार्किक क्षमता विकसित करना। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी गृहिणियों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबका स्वागत कर रहा हूं मैं। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के पूरी पेडागोजी कवर कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहेंगे। लास्ट उद्देश्य है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, और साथ साथ में बच्चे, प्रारंभिक स्तर के बच्चे सामान्य अंक गणित, समान ज्यामिति, सामान्य बीजगणित और समान ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति सीख सके, जान सकें। ये उद्देश्य है मैथ्स का। तो ये 4 उद्देश्य आप लोग लिखते जाएंगे। पहला उद्देश्य है बच्चे गणित को एंजॉय कर सके। दूसरा उद्देश्य है बच्चों के दैनिक जीवन से, दैनिक अनुभव से गणित को जोड़ना। तीसरा उद्देश्य लिखेंगे बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता का विकास करना गणित के द्वारा। और चौथा उद्देश्य है चिल्ड्रन समान रूप से सामान्य गणित, अंक गणित, समान ज्यामिति, समान बीज गणित को सीख सकें। 4 उद्देश्य होते हैं गणित के। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया देयर आर 2 एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। अब आपसे पूछेगा जॉर्ज पॉली के अनुसार 2 प्रकार के उद्देश्य हैं गणित पढ़ाने के। कौन कौन से? नैरो एम्स एंड हायर ब्रॉड एम्स, मतलब छोटे उद्देश्य और उच्च उद्देश्य, मतलब निम्न उद्देश्य और उच्च उद्देश्य। और कौन कौन से हैं वो देखेंगे आप लोग। चलिए यहाँ देखेंगे नैरो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, निम्न उद्देश्य क्या क्या हैं। दीज एम्स एम्फेसाइजेस ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल अडल्ट्स हु कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं कि गणित का उद्देश्य पहला ये है कि बच्चे, मतलब निम्न उद्देश्य ये है कि बच्चे गणित सीखें और उसका प्रयोग एम्प्लॉयबल, मतलब इस तरह लायक हो जाएं कि इस प्रकार से लायक हो जाएं कि बड़े होकर कुछ उससे अपना इनकम कर सकें। सोशली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप का विकास कर सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, मेजरमेंट, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। साथ साथ में बोल रहा है कि इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर सके, मतलब छोटे मोटे गणितीय कार्य कर सकें, गणित के संख्याओं के साथ खेल सकें, गणितीय संक्रियाएं कर सकें, जैसे कि मापन, मेजरमेंट, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। मापन पर ध्यान केंद्रित कर सकें, छोटा बड़ा जान सकें, कम ज़्यादा जान सकें, लंबाई चौड़ाई जान सकें। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, आधा भाग कर सकें, हिस्से कर सकें। इसके साथ साथ में परसेंट मतलब प्रतिशत निकाल सकें। इतना तो बच्चे सीख सकें, ये निम्न उद्देश्य कहलाता है। प्रश्न पूछेगा निम्न उद्देश्य कौन से होते हैं, तो आप इसमें से देख के बता सकते हैं जॉर्ज पॉली के अनुसार। ठीक, इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट कहता है 10 इस प्रकार द लिमिटेड एम ऑफ मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल एबिलिटीज़, मतलब इस प्रकार गणित का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर उपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति करना, उपयोगी विकास करना गणित का मुख्य उद्देश्य है। ये निम्न क्या है, निम्न उद्देश्य कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग उच्च उद्देश्य की ओर चलते हैं कि जॉर्ज पॉली ने उच्च उद्देश्य कौन से बताए हैं, ब्रॉड एम्स कौन से बताए हैं। देखिए, थिंक मैथमेटिकली, मतलब बच्चा गणितीय रूप से सोच सके, ये उच्च उद्देश्य में आता है। प्रश्न पूछेगा कि कोई बच्चा गणित
गणितीय रूप से सोच पा रहा है तो वह किस प्रकार का उद्देश्य है, तो आप बताएंगे ब्रॉड एम से बहुत बड़ा उद्देश्य है। हैव लॉजिकल डिस्कशन, साथ साथ में तार्किक क्षमता उसके अंदर हो, बच्चा दो संख्याओं के बीच में छोटा बड़ा साइज के अनुसार अंतर कर सके, डिस्कशन कर सके, तर्क वितर्क कर सके, साथ साथ में फाइंड लॉजिकल कंक्लूजन टू बिलीव्स, और साथ साथ में एक उपसंहार तक पहुंच सके, कंक्लूजन तक पहुंच सके, लॉजिकल रूप से तर्क करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, संश्लेषण करने के बाद कहां तक पहुंच सके, कंक्लूजन तक पहुंच सके। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस, और साथ साथ में जो अमूर्त चीज़ें हैं प्यारे मित्रों, अमूर्त चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त चीज़ों को समझ सके, मूर्त और अमूर्त चीज़ों में अंतर कर सके, ये आपका ब्रॉड एम्स में आ जाता है। और लास्ट एम से आपका फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सके, इस तरह से एबल हो जाए, इतनी एबिलिटी आ जाए कि बच्चा किसी प्रकार की समस्या का समाधान कर सके, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड एम्स। दीज आर ऑल ब्रॉड एम्स, ये दोनों एम्स किसके हैं, जॉर्ज पॉली साहब की। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे हैं आप सबके साथ प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, प्यारे मित्रों, प्यारी बहनों। यहाँ पर देखेंगे आप लोग एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। मैंने वीडियो बनाई हुई है एनसीएफ की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 की, वहाँ से आगे पेपर में पक्का प्रश्न फंसेंगे, आप लोग देख सकते हैं। एट प्राइमरी लेवल मतलब प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से एनसीएफ क्या कहता है मैथ्स को लेकर, गणित को लेकर। देखिए, एंश्योरिंग न्यूमेरेसी इन ऑल चिल्ड्रन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब क्या कि बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना, और साथ साथ में बच्चा भविष्य को लेकर, विश्व को लेकर अपना एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चा सभी चीज़ों को, प्राथमिक स्तर पर बच्चा सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, उसके अंतर्गत न्यूमेरेसी की क्षमता आ जाए, संख्यात्मक ज्ञान। पहली चीज़ क्या कि संख्यात्मक ज्ञान आ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये बोल रहा है कि इस स्तर पर बच्चे का विकास, उसके स्तर का विकास, उसके संज्ञानात्मक क्षमता का विकास कैसे होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। इसे लिखेंगे, उसका जो शिक्षण विधि रहेगा, जिस विधि से आप पढ़ाओगे बच्चों को, वो कौन सी विधि से पढ़ाओगे, आप बताएंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त क्या है, ऐसी वस्तु में जिसको आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, और अमूर्त मतलब क्या, जिसे आप महसूस करते हैं, जैसे कि कोई फीलिंग हो गई, अमूर्त हो गया। गणितीय संकल्पनाएं होंगी जैसे आप लोग अमूर्त रूप में करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप में करते हैं। और साथ साथ में मापन, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कॉन्क्रीट रूप में करते हैं। भाई अपन लोग कोई भी चीज़ मापना है तो लीटर का, डीजल का, हमारे पास कुछ वस्तुएं होती है ना, वो मूर्त वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका देखिए, एनसीएफ क्या कहता है, इनकरेज नॉन नंबर एरियाज लाइक शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट एंड डाटा हैंडलिंग। और साथ साथ में ये कहता है कि बच्चे जो हैं, जो असांख्यिकी क्षेत्र होते हैं, आकृति हो गया, स्थानिक समझ हो गया, पैटर्न्स हो गए, पहेलियाँ, और मेजरमेंट हो गया। मतलब बच्चा प्राथमिक स्तर पर ही बच्चा छोटे छोटे चीज़ों को माप सके, उनकी साइज को बता सके, कौन छोटा है कौन बड़ा है, 2D 3D आकृति को पहचान सके, और साथ साथ में स्थानिक समझ का विकास हो सके, लंबाई, चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप बच्चे को आ जाए। आपको पता है FLN के तहत कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं में ही मैथ्स की बुक्स में आप देखेंगे जाके बच्चों की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मतलब स्थानिक समझ का इस तरह से विकास हो रहा है। आप लोग देखना चाहिए, किताब बहुत शानदार चीज़ें दी हुई हैं, है ना। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया है, यहां से एक नंबर बनेगा प्यारे मित्रों। ऊपर से आप लोग 2 नंबर कर लो, एनसीएफ से तो आप लोग 2 नंबर कर लेंगे, लिख के रख लो, यहां 2 नंबर प्लस बनेंगे आपके, 2 प्लस नंबर आपके आएंगे। अच्छा आगे लेके चलूंगा मैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग, सीधे प्रश्न पूछेगा एनसीएफ किस बात की पक्ष लेता है। क्या बच्चा प्राथमिक स्तर पर आपसे पूछेगा, बच्चे को प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से उद्देश्य दिए गए एनसीएफ कहता है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे, शेप्स का, स्पेशियल का, अंडरस्टैंडिंग का, पैटर्न का, मेजरमेंट का, साथ साथ में फ्रैक्शन का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, मतलब मैप की अवधारणा क्या कहती है, देखना। इट इज सेमेटिक ड्राइंग विच shows the relationship between the concept. It is hierarchical structure. It can be built either by the teacher or learner. It connects the new concept with the previous knowledge. It is a method which makes learning successful. देखिए concept mapping ये कहता है प्यारे मित्रों कि it is semantic drawing which shows relationship between the concept। मतलब क्या कि गणित क्या होता है प्यारे मित्रों,
दो अवधारणाओं के बीच में समझ विकसित करने का माध्यम होता है। क्या? मैप जो होता है दो अवधारणाओं के बीच में समझ स्थापित करने का, संबंध स्थापित करने का हम लोग यूज करते हैं। सिमेट्रिक ड्राइंग मतलब जो भी हम ड्राइंग करते हैं, जो भी मैप बनाते हैं, वो हमें सहायता करता है। आपको पता है इट इज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर और साथ साथ में एक स्ट्रक्चर भी है, मतलब एक TLM के रूप में हम इसे प्रयोग भी करते हैं। इट कैन बी बिल्ड आइदर बाय द टीचर और लर्नर, और साथ साथ में इससे टीचर भी डेवलप कर सकता है और सीखने वाले भी डेवलप कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स द न्यू कॉन्सेप्ट विद द प्रीवियस नॉलेज, मतलब क्या कि ये जो मैप होता है हमारे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने का कार्य भी करता है। इट इज़ मेथड विच मेक्स लर्निंग सक्सेसफुल, और एक ऐसी विधि है जो हमारे सीखने की अभिक्रिया को सफल बनाता है। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, प्यारी बहनों, एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, समझते जाना है। अब प्रश्न लूँगा आपके साथ में, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं? वही बोल रहा है कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में सत्य नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या नहीं करता बताएंगे। अब भी बताया मैंने आपको, संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित हैं। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। मैंने अब भी बताया आप लोगों को उत्तर इसका, मैंने बताया ना कि संकल्पना मानचित्र टीचर और लर्नर दोनों बना सकते हैं, ना कि टीचर। ठीक है प्यारे मित्रों, इसलिए आप ऑप्शन सेकंड नंबर सही हो जाएगा, नहीं ये पूछा है, बाकी तीनों आपके सही हैं। चलिए आगे लेके चलता हूँ। बेन हिले डायग्राम, यहाँ से प्यारे मित्रों लिख के रख लो, आपके पेपर में 5+ मार्क्स के अब नंबर में आ रहा है। बेन हिले डायग्राम 5 नंबर ज़्यादा का पेपर बनेगा ही बनेगा बेन हिले से। एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए मेरे साथ 4 स्टेज होते हैं, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस एंड फॉर्मल डिडक्शन एंड रिगर। मैंने इसके ऊपर पहले ही समझाया हुआ आप लोगों को, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर आ जाइए, नीचे जाइए। द वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू विच स्टूडेंट्स प्रोग्रेस वैन लर्निंग ज्योमेट्री। प्यारे मित्रों, वैन हिले डायग्राम किस सिद्धांत को बताता है? आप बताएंगे ज्यामिति के सिद्धांत पर आधारित है आपका वैन हिले का डायग्राम। वैन हिले का डायग्राम किस पर आधारित है? पहला प्रश्न बन गया, ज्यामिति पर आधारित है। अच्छा, और साथ साथ में कितने स्टेप हैं? आप बताएंगे 5 स्टेप है। देयर आर 5 स्टेप्स। वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट, फर्स्ट स्टेप है विजुअल, सेकेंड स्टेप है एनालिसिस, थर्ड स्टेप्स एब्स्ट्रैक्शन, 4 स्टेप डिडक्शन एंड 5 द रिगर। देखिए प्यारे मित्रों, जब बात करते हैं विजुअल की, विजुअल मतलब क्या? बच्चा दिखता है, किसी भी आकृति को बच्चा दिखता है। पहले एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर अपीयरेंस, मतलब बच्चा किसी भी आकृति को दिखता है, देखकर उसके बारे में बताता है। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, इसको देखना मतलब दृश्यांकन हो गया, ये लिख लेंगे दृश्य करना। फिर दूसरा है विश्लेषण, लिखते जाएंगे विश्लेषण, ठीक है। डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मतलब क्या? बच्चा किसी भी आकृति को देखकर, जैसे कि मैंने ये आकृति बना दी आयत, बच्चे इसको देखा और बोला कि डिब्बा है, फिर आकृति को अच्छे से देखता है, एनालिसिस करता है कि इसके क्या है, चार भुजाएं हैं, इसकी 4 भुजाएं हैं, मतलब भुजाओं को देखकर बताता है कि बच्चा ये 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। अच्छा, मतलब उसकी आकृति को देखकर, उसके गुणों को देखकर बच्चा उसके बारे में एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब अमूर्तता। अमूर्तता क्या कहती है समझना, ये कहता है रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन among them which assist students in logically ordering the properties of shapes। अब क्या करता है बच्चा कि 2 आकृतियों के बीच में या 2 शेप्स के बीच में उनकी आकृति को देखकर, उनके गुणों को देखकर, उनके आकार को देखकर उनके बीच में संबंध बताता है, रिलेशनशिप बताता है प्रॉपर्टीज़ के बीच में। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, मतलब अमूर्तता। आ रहा है समझ में? अच्छा, आगे देखते हैं डिडक्शन, मतलब अलग करना। अटेंस लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रूफ्स थ्योरम्स डिडक्टिवली, मतलब क्या? देखिए क्या होता है कि बच्चा उन चीज़ों को लॉजिकली, मतलब तार्किक रूप से योग्य हो जाता है। जब तार्किक रूप से योग्य हो जाता है तो उनके थ्योरम्स को, मतलब उनके सिद्धांत को प्रस्तुत करने लगता है, ठीक है, इस तरह डिडक्शन में, ठीक। आगे राइगर क्या है? दृढ़ता क्या है? स्टेबलाइजेस एंड एनालाइजेस थ्योरम्स इन डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम। क्या करता है बच्चा कि जो आकार होते हैं उनको एनालाइज करता है, उनके सिद्धांत को एनालाइज करता है और स्टेब्लिश भी करता है, ठीक है,
किनके सिद्धांत को, थ्योरम्स को, और साथ साथ में उनके अंतर भी करना जान जाता है। तो ये 5 प्रकार के स्टेप्स हैं, विजुअल, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्शन, डिडक्शन एंड राइगर। किसका सिद्धांत है ये? बैन हिले का सिद्धांत है। ज्यामिति के ऊपर आधारित बैन हिले का सिद्धांत आप लोग ध्यान रखना है, 5 स्टेप अपने को आनी चाहिए। अच्छा, इस पे बेस प्रश्न कर लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैन हिले के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकृतियों के संग्रह गुणों का आकलन करने लगते हैं? मैंने बताया आपको, वहाँ पर बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन ऑफ शेप्स टुगेदर मतलब आकलन करने लगता है कठोरता में, अनुचारिक कठौती में, विजुअलाइजेशन में, विश्लेषण में। बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आकलन कब करने लगता है बच्चा? बताएंगे आकलन कब करता है बच्चा? एनालिसिस, एनालाइज कब करता है पूछ रहे हैं, बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए, ध्यान से पढ़िए। कठोर में मतलब रिगर हो गया, इन्फॉर्मल डिडक्शन अनौपचारिक कटौती में, विजुअलाइजेशन मतलब दृश्यांकन में, एनालिसिस मतलब विश्लेषण में। बताइए प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। यस दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण। विश्लेषण मतलब स्टेप नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। विश्लेषण में बच्चा क्या कर पाता है? ज्यामितीय सोच के स्तर पर आकृतियों गुणों का आकलन करने लगता है, उनका संयोजन भी करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा आपके साथ में। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया आपको पहचानना है, बताइए। चलिए ऑप्शन लेंगे आपके साथ हम। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। और साथ में ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति संग्रह का विकास कर उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बताएंगे अपना उत्तर आप लोग। ज्यामिति अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानना है आपको प्राथमिक स्तर पर, बताएंगे अपना उत्तर, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप लोगों का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में आप उनको अवसर दें। साथ साथ में क्या है, परिभाषा देनी चाहिए, गलत है परिभाषा। आप उनको प्रचुर मात्रा में अवसर दें ताकि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। अवसर देंगे, करके सीखने के मौके देंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। चलिए अब बात करते प्यारे मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका सिमेट्री का। हम सारे टॉपिक इस क्लास में कर रहे हैं, पेडागोजी क्लास में कर रहे हैं। मैथ्स की पेडागोजी क्लास है, आप सबको पता है, सारे टॉपिक हो रहे हैं। अब आ गया अपना चौथा या 5वां टॉपिक है सिमेट्री वाला। इसे कहते हैं प्यारे मित्रों सममिति। सममिति मतलब होता है प्यारे मित्रों बांटना, 2 बराबर भागों में बांटना। देखिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर और अराउंड ऑन एक्सिस। मतलब किसी भी अक्ष से आप किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को, किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांट देंगे आप, वो कहलाती है सिमेट्री। जैसे कि मैंने आपके लिए एक आम का फल लिया और आपको बोला मैं 2 बराबर भागों में बांट दो, तो आपने यहाँ से उसको प्रॉपर एक अक्ष से उसको काट दिया। ये एक बराबर है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, मतलब क्या, सिमेट्री हो गई। ठीक, अच्छा चलिए अब देखिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब आपसे पूछता है लाइन्स ऑफ सिमेट्री के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्वायर मतलब वर्ग, ध्यान रखना है वर्ग में 4 लाइन होते हैं। प्रश्न पूछता है रेक्टेंगल में कितने सिमेट्री लाइन होंगे, वर्ग में कितने सिमेट्री लाइन होंगे, रोम्बस में कितने सिमेट्री लाइन मतलब चतुर्भुज में कितने, समचतुर्भुज में, और काइट मतलब पतंग में, आइसोलेट्स ट्रेपेजॉइड में कितने, ट्रेपेजॉइड में कितने, पैरेललोग्राम में कितने, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आपका इक्विलेटरल मतलब समत्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कितने, आइसोलेस ट्रायंगल में कितने, ये आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है एक एक करके सारी चीज़ें। वर्ग में होते हैं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब वर्ग में 4 सिमेट्री लाइन होते हैं। रेक्टेंगल मतलब आयत में 2 लाइन होते हैं सिमेट्री के। रोम्बस में भी 2 लाइन होते हैं, ध्यान रखना है। काइट में 1 लाइन होता है। देखिए एक बराबर भाग में बांट रहा है, इसको बराबर भाग में यदि बट जाए प्यारे मित्रों तो उतने आप कर लेना आसानी से। ठीक, अच्छा इसको और अच्छे से समझाता हूँ, देखना आप लोग यहाँ जाइए। लैडर वाला आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल बहुत पूछा था लैडर वाला। जैसे कि ए में एक ही सिमेट्री लाइन, देखिए ए में एक ही सिमेट्री लाइन है, बी में भी एक ही सिमेट्री लाइन, देखो रेड वाला, सी में भी एक ही सिमेट्री लाइन है, डी में भी एक ही सिमेट्री लाइन है, ई में भी, के में भी, एम में, टी में, यू में, भी में। सिंगल सिमेट्री लाइन वाले आपको एज इट इज याद कर लेने हैं, कुछ नहीं। सिंगल सिमेट्री डिजिट वाले, सिंगल सिमेट्री लाइन वाले आपको याद कर लेने हैं। जहां जहां सिंगल सिमेट्री होती हैं मतलब एक ही रेखा होती है, उसको याद कर लेना, ए बी सी डी ई के एम टी यू भी डब्ल्यू बाई। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कौन सा, यहां से आपको अब हर लेटर का काट के देखें से ओ को काटी जरा आप लोग,
ओ को काटेंगे तो 2 बराबर आएंगे, आ रहे हैं, तो ओ को काटने पर आ रहा है ना, जेड एक भी नहीं कट रहा है, देखो है ना, बराबर आने चाहिए ना किसी भी लेटर को काटने पर, तो ये होती है सिमेट्री। जब हम बीच से या किसी भी अक्षर से लाइन खींचे तो 2 बराबर भाग में बंटने चाहिए, उसे कहते हैं सिमेट्री। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं प्यारे मित्रों टेसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेसलेशन से प्रश्न बनते हैं। आपको क्लियर बता दूं, अच्छा इसका हिंदी बता देता हूं। देखिए आप लोग क्या होता है टेसलेशन, मतलब होता है चौकोर, लिखेंगे आप लोग चौकोर, देखिए चौकोर। अब यहाँ पर देखिए ये चौकोर दिख रहा है आप लोगों को। A tessellation is created when a shape is repeated over and over again covering a plane without any gaps or overlap। मतलब क्या, कोई भी आकृति बार बार रिपीट होती है बिना किसी अंतर के और वही और साथ साथ में बिना किसी ओवरलैपिंग के, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होगा, बार बार रिपीट होगा, दैट इज कॉल्ड चौकोर। यहाँ दिख रहा है चौकोर। अच्छा टेसलेशन देखिए, यहाँ पर देखिए टेसलेशन का, यहाँ पर देखिए पूरी आकृति रिपीट हो रही है। ऐसे आप लोग टाइल्स में देखते हैं, टाइल्स में आप लोग देखा होगा, और साथ साथ में अभी गणित की किताबों पर, तीसरी चौथी किताबों पर आप लोग देखेंगे बहुत सारे टेसलेशन के शेप्स दिए हुए हैं। वो क्यों दिए हुए हैं ना, वो आपसे प्रश्न पूछेगा, देखना आप लोग यहाँ पर। एनसीईआरटी 2005 वो एक पैटर्न है, वो क्या है, एक पैटर्न है जो प्रश्न पूछता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं। देखिए प्रश्न पूछ गया ना, इतना प्यारा प्रश्न पूछा। देखिए एनसीईआरटी 2005 की 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। चौपड़, टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूप या अनुपात। अभी आपने इतना सारा पढ़ा दिया मैंने, आप सबको कौन सा नहीं लगा बताइए। आपने टेसलेशन पढ़ लिया, सिमेट्री पढ़ लिया, पैटर्न पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा, रेशियो। रेशियो देखने को नहीं मिलता प्यारे मित्रों, रेशियो का यूज हुआ ही नहीं है पहले से लेकर 5वीं तक। किसका यूज हुआ है आप सबको पता है, मालूम है? आपके लिए पैटर्न है, सिमेट्री है, टेसलेशन है, पर क्या नहीं है आप बताएंगे, क्या नहीं है प्यारे मित्रों? रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन भी है पर रेशियो नहीं है। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। प्यारे मित्रों बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया यहाँ से, आप लोग ध्यान रखना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। आप एक एक करके इनके बारे में समझेंगे अच्छे से, तभी आपको आगे चीजें बनेंगी। ठीक है, चलिए आगमनात्मक और निगमनात्मक, इन्हें कहते हैं इंडक्टिव, मतलब होता है आगमन, ठीक है, और डिडक्टिव मतलब होता है निगमन। यहां से आपके पेपर में हर शिफ्ट में प्रश्न आएंगे, लिख के रख लो, हर शिफ्ट में प्रश्न आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। एक बार मैं समझा दूंगा, गांठ बांध के याद रख लेना हमेशा के लिए। देखिए आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव मेथड होता है, समझना। ऐसी विधि है प्यारे मित्रों जिसमें हम प्यारे बच्चों को पहले उदाहरण बताते हैं, उदाहरण या एग्जाम्पल बता देते हैं, उनकी सहायता से बच्चे सिद्धांत तक, उदाहरण की सहायता से सिद्धांत तक या नियम तक पहुंचने का कार्य करते हैं। मतलब क्या कि बच्चा सरल से कठिन की ओर जाता है, सरल से कठिन की ओर जाता है, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है प्यारे मित्रों। मतलब क्या कि बच्चे को हम इजी चीज़ बता दिए पहले, और उन इजी चीज़ों के द्वारा बच्चा क्या करता है, कठिन कठिन चीज़ों पर जाता है। ठीक, इसके बाद डिडक्टिव मेथड क्या होता है, लिखेंगे आप लोग। डिडक्टिव मेथड होता है प्यारे मित्रों निगमनात्मक तर्क। कौन सा तर्क प्यारे मित्रों? निगमनात्मक तर्क। इसमें बच्चे को हम लोग पहले सिद्धांत बताते हैं। क्या करते हैं प्यारे मित्रों? बच्चों को हमने सिद्धांत बता दिया, कोई भी सिद्धांत बता दिए या फिर नियम बता दिए, सिद्धांत या नियम की सहायता से बच्चे उदाहरण की ओर पहुंचते हैं। तो मुझे बताइए आप लोग ये कैसी विधि है? कठिन विधि है ना, बच्चों को आपने रटा रहे हैं बच्चों को, तो ये क्या है, कठिन से सरल की ओर जाती है, कठिन से सरल की ओर जाती है। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह से। तो आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि दोनों आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आगे चलते हैं, चलिए अब प्रश्न लूँगा आपके साथ में। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। देखिए समकोण वाले त्रिभुज के 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। मतलब बच्चे को आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक क्या दे दिया आपने, एक उदाहरण दे दिया। आप एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप संबंध की ओर जा रहे हैं, मतलब सिद्धांत या नियम की ओर जा रहे हैं, मतलब उदाहरण से सिद्धांत की ओर जा रहे हैं, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। कौन सी विधि आएगी बताइए? प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्यारे मित्रों विधि आ जाएगी आपकी आगमनात्मक विधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं मीनिंग की, अर्थ की। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग नोट करते जाएंगे। मीनिंग मतलब अर्थ। टीचिंग डिराइव्ड फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे आपसे कुछ पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम के सिलेबस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना, टीचिंग मतलब शिक्षण विधि जो है, शिक्षण जो कहाँ से आया है, वो टीच शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना। प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्तियों को क्या करे, शिक्षण का कार्य कराए, ये मतलब कुछ सिखाए, दैट इज कॉल्ड शिक्षण। टीचिंग इज अ बायोपोलर प्रोसेस। जॉन एडम, ध्यान रखना, जॉन एडम ने द्विमुखी कहा है। प्रश्न पूछेगा किसने शिक्षण को, किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण को द्विमुखी कहा है, शिक्षण को द्विमुखी किसने कहा है, आप लोग बताएंगे जॉन एडम। जॉन एडम में कितने नाम बताइए, 2 नाम हैं, तो द्विमुखी, शिक्षण को द्विमुखी जॉन एडम ने कहा है। शिक्षण को त्रिमुखी कहा है, आप लोग बताएंगे। अच्छा, कौन कौन से, टीचर और स्टूडेंट। जॉन एडम के कहना है टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर शिक्षण का कार्य करते हैं, बाकी इस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस ब्रॉड मीनिंग, मतलब क्या प्यारे मित्रों, टीचिंग को 3 बताया, वो है जॉन डी.वी. साहब ने, जॉन डी.यू.वी. साहब ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, आप बताएंगे, डी.यू.वी. साहब ने, जॉन डी.वी. साहब ने त्रिमुखी कहा है। और जॉन डी.वी. में कितने नाम है, 3 नाम है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है मतलब सोसाइटी, पाठचर्या, समाज, 2 में से जो भी मिल जाए आप लोग उसको उत्तर कर देंगे। त्रिमुखी प्रक्रिया में आपको टीचर, स्टूडेंट और पाठचर्या या फिर स्टूडेंट में समाज सोसाइटी, और 2मुखी प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट मतलब शिक्षक और विद्यार्थी। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप सबको पता है TLM क्या होते हैं, TLM बताइए मुझे क्या होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब सहायक शिक्षण सामग्री, ऐसी सामग्री जो कि हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, बच्चों के स्तर में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे कौन कौन से हैं लिखते जाएंगे। जियो बोर्ड, इट इज़ अ स्क्वायर बोर्ड इन विच नेल्स आर इम्बेल्ड। यहाँ देखिए, जियो बोर्ड की सहायता से हम बच्चों में आकृति बनाना सीखते हैं बच्चे, मतलब ज्यामितीय आकृतियों के लिए आप लोग जियो बोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों के, ये भी क्या है, TLM है। आगे अबेकस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, PV आप लोग फाइंड करते हैं, यूनिट डिजिट वगैरह आप बता सकते हैं इसकी सहायता से। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, प्लेस वैल्यू कैन बी मेड बाय अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इसकी सहायता से हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, प्लेस वैल्यू, साथ साथ में फ्रैक्शन मतलब भिन्न, स्क्वायर रूट मतलब वर्ग, यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं, ये किसकी सहायता से, ये अबेकस जानते हैं, ठीक, गिनतारा, हिंदी में कहते हैं गिनतारा। ये बात डाइनस ब्लॉक देखिए, मतलब इसकी सहायता से हम लोग देखिए, देयर आर मैनिपुलेटेड टूल्स यूज टू टीच बेसिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू एंड मल्टीप्लिकेशन। दीज आर 4 टाइप्स, यूनिट, रोड्स, प्लेट्स एंड क्यूब्स। देखिए हम लोग इस सहायता से इकाई, दहाई मतलब यूनिट डिजिट पता करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, डाइनस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। पूछेगा आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या बताना है, आपको बच्चों को आपको बताना है, आपको यूनिट्स बताने हैं, रॉड्स बताने हैं, फ्लैट्स बताने हैं, क्यूब्स बताने हैं, तो आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं डाइनस ब्लॉक का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार बताने के लिए हम लोग डाइनस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे लेके चलूँगा मैं। 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स मतलब क्या, त्रिआयामी सहायक शिक्षण सामग्री। द एड्स प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग द रियल थिंग्स, दीज आर रियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिमेंस, मॉडल, पपर्ट्स। जैसे कि साइंस में हम लोग यूज करते हैं ना, स्पेसिमेन वगैरह यूज करते हैं, मतलब जिंदी लगती चीज़ें यूज करते हैं ना, जैसे कि रोबोट्स वगैरह हो गया, डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, एक मॉडल है, मैथ्स शेप, ये 3D है, इसको बच्चे ने समझाया अच्छे तरीके से, इस तरह से 3D कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए कितनी शानदार चीज़ है। टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स, अब कुछ लंबी चीज़ें दिखाएंगे आपको हम। द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज अ प्रेरिक्विसाइट फॉर द नेक्स्ट। आगे देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब जैसे कि आपको बताया मैंने अभी इसके पहले आपको वैन हेले डायग्राम, उसी प्रकार से ब्लूम का टैक्सोनॉमी, यहाँ से पेपर में पक्का प्यारे मित्रों 5+ नंबर आपके भी यहाँ पे बनेंगे, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रश्न। ध्यान से देखेंगे एक चीज़ आपको, देखिए ज़रा, क्रिएटिंग मतलब बनाना, इवेल्युएटिंग मतलब मूल्यांकन करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, अप्लाइंग मतलब अनुप्रयोग करना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ विकसित करना, रिमेम्बरिंग मतलब याद करना।
आ रहा है समझ में। रिमेम्बरिंग मतलब याद करना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ करना, अप्लाइंग मतलब उसको प्रयोग करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, एवेल्युएटिंग मतलब मूल्यांकन करना, क्रिएटिंग मतलब बनाना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं को जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये आप लोग यहाँ पर उत्तर कर पा रहे हैं, गणितीय भाषा का विकास। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बच्चे का आकलन करना है तो गणित से संबंधित चीज़ों पर आकलन करिए। गणितीय भाषा बोलनी आ रही नहीं आ रही, ये महत्व नहीं रखता। ठीक है, चलिए आगे लेके चलूँगा मैं। एक सेकेंड। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, मतलब एक अशिक्षित दुकानदार है, शॉपकीपर है जो कि इलिटरेट है, वो जो गणित यूज करता है वो कैसा गणित होता है बताइए ज़रा। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, मतलब उसके द्वारा जो गणित प्रयोग किया जाता है वो कक्षा में उपयोगी नहीं है क्या। सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, बिल्कुल है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक गणित के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। बताएंगे उत्तर। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये जो इन्होंने गणित का यूज़ कर रहे हैं ना, इसको आप लोग अपनी कक्षा में यूज कर सकते हो बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक, आगे लेके चलूँगा मैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। बताएंगे, सीखने के प्रतिफल क्यों विकसित किए गए हैं। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। बताएंगे, बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप लोगों को उत्तर जाएगा यहाँ पे, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों के स्तर को बढ़ाया जाए, उपलब्धि को बढ़ाया जाए, इसलिए सीखने के प्रतिफल बनाए गए हैं। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, मतलब कौन सा कार्य एक गतिविधि के रूप में आप बताएंगे। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बताएंगे, गतिविधि हो रही है, बताइए क्या किसमें आप पता करेंगे गतिविधि हो रही है। बिल्कुल, बच्चों का अन्वेषण करना, चिल्ड्रन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, मतलब बच्चे किसी एक्सप्लोरेशन में भाग ले रहे हैं, मतलब गतिविधि हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है, मतलब क्या, मैपिंग का। अभी बताया था मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग आपको। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। देखिए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, प्रतिचित्रण, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। अब देखिए, चारों ऑप्शन लग रहे हैं यहाँ पे। तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन पूछ रहा है। विषय को सरल और रुचिकर, बिल्कुल सही है। पहला तो ये सी नंबर तो करिए आप। सी नंबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, मतलब बी और सी। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही। चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल पैमाना हो सकता है। आपसे पूछ रहा है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक किन साधनों का प्रयोग कर सकता है, पूछ रहा है किन साधनों का प्रयोग कर सकता है अधिगम सामग्री के रूप में जो विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो। दो आयतों का, पैमाना का, ग्राफ पेपर का, धागा का, टाइल का। बताइए किसका प्रयोग कर सकता है। हम दो आयत 2D को बताना है तो किसका प्रयोग करें, बिना किसी सूत्र विधि का प्रयोग करें। ग्राफ पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, और साथ साथ में टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। बी और डी हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये ग्राफ पेपर है, ये एक टाइल है, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकता है। बच्चे का गणित में उपलब्धि कम आ रहा है, क्या कारण हो सकता है। लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, मतलब बच्चे की स्वाभाविक क्षमता
गणित में उपलब्धि का माना कहीं ना कहीं बच्चे की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्तर का है और हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब क्या कि प्राथमिक स्तर पर आप जो भी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं और जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, बच्चों की जो पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसमें अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पना को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थी को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, और साथ साथ में एक मिनट, ओके हाँ आगे लेके चलूंगा मैं। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ को प्रश्न देना। बताएंगे अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पना को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, जहां आप लोग बच्चों को अवसर देते हैं वहीं आपका आंसर 100% हो जाता है। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा का कक्षण नहीं माना जाता। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स नहीं माना जाता, मतलब रचनात्मक कक्षा नहीं माना जाता। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया गया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। संरचनात्मक गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता, पूछ रहा है, नहीं माना जाता। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, परीक्षा का उपयोग किया जा रहा है, ये गलत है प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से की जा सकती है, मतलब दृष्टिकोण से की जा सकती है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उत्तर करिए। बिल्कुल यहाँ पर विजुअलाइजेशन बोल रहा है ना, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चा माइंड मैपिंग करता है, मानस दर्शन करता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। बच्चों में प्यारे मित्रों त्रिविम समझ, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं ना। बताइए बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना बच्चे के अंदर आ गया ना, तो बच्चे में समझ विकसित होगी किसकी, आकृति वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गणित के सीखने के संबंध में क्या सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली होता है। पृष्ठभूमि की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों, मानसिक स्तर का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय तर्कणा का सूचक पूछ रहे हैं। गणितीय संकल्पना की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। लास्ट प्रश्न है, बताएंगे।
क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, मतलब बच्चा रीजनिंग कर पाता है, क्या है? परिभाषा नहीं, गणितीय प्रकृति तर्क संगतता देने की क्षमता, ठीक है। परिकलन नहीं, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी गृहिणियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सबके लिए सुपर क्वेश्चंस और सुपर पेडागोजी क्लास मैथ्स की ध्यान से पढ़ लेना। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जाके पढ़ लो, पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चंस कर लेना, यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे गणित के, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा ईवीएस पे, चाहे संस्कृत पे चाहे हिंदी पे, कमेंट बॉक्स में कर देना क्या चाहिए। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, तैयारी करिए, जम के मेहनत करिए, आपके पेपर बस 10 तारीख को है, अच्छे से मेहनत कर लो, पेपर निकल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।